So beta, we are starting our lecture number 8 of chapter number 12, that is general organic chemistry. तो लास्ट जो लेक्चर था बेटा उसके अंदर हमने नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का पढ़ा था, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का पढ़ा था। सारा नोमेनक्लेचर हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी फ्रेश टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत काम आएगा बेटा आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज है इस चैप्टर का। तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आइसोमेरिज्म है क्या। ये हमारे पास एक बच्चा है और ये एक और बच्चा है सर। इसकी भी आँखें हैं, इसकी भी आँखें हैं, इसके भी हाथ हैं, इसके भी हाथ हैं, इसके भी पैर हैं, इसके भी पैर हैं, लेकिन सर ये दोनों एक जैसे नहीं दिखते। क्लियर है? ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो सर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द सेंस कि उसके भी दो आते हैं, इसके भी दो आते हैं, कंप्लीट है पूरा। जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वैसा ही है, लेकिन फिर भी इनकी अपीयरेंस क्या है, डिफरेंट है। अपीयरेंस क्या है बेटा इनकी, डिफरेंट। तो अपीयरेंस डिफरेंट है, इसका क्या मतलब है सर, ये अब हम देखते हैं। तो अपीयरेंस डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं, जैसा उनका स्ट्रक्चर है, वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? तो मान लो कि सर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, इसी तरीके से कंपाउंड्स होते हैं कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है, उनके जो स्ट्रक्चर्स है, वो क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। तो उस फेनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, द फेनोमिना इन विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but the structural formula is different, that is known as isomerism. Is it clear or not? Very good. So beta, we are starting our lecture number 8 of chapter 12, that is general organic chemistry. तो आज जो बेटा हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म, जो है आपको आगे के चैप्टर्स के अंदर भी यूज होगा। तो आइसोमेरिज्म के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाना चाहूंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास दो बच्चे होते हैं दो बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे जो आपके पास दो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दो ह्यूमन बींग्स के स्ट्रक्चर के अंदर जनरली क्या होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, एक मुंह होता है। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्ट्रक्चर्स तो दोनों के पास सेम ही है कि उसके पास भी आईज है, इसके पास भी आईज है, लेकिन फिर भी इसकी अपीयरेंस क्या है, डिफरेंट है। एंड जो हमारे पास बेटा सेकंड वाला है, इसकी अपीयरेंस क्या है, ये डिफरेंट है। ये अलग हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, ये अलग ह्यूमन बीइंग है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो दोनों सेम ही, लेकिन दोनों की अपीयरेंस क्या है, सेम है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है बेटा, सेम होता है, लेकिन उनकी अपीयरेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब सर अपीयरेंस नहीं कह सकते, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसा फेनोमिना बेटा, द फेनोमिना इन विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but the structure is different, that phenomena is known as isomerism. क्लियर है? सो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स की वो एग्जिस्टेंस होती है इन टू और मोर फॉर्म्स, जिसमें ये दो या दो से ज्यादा अपीयरेंस के अंदर शो होता है, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम। और उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ड्यू टू अपीयरेंस चेंज, वो भी क्या हो जाती हैं बेटा, चेंज हो जाती हैं। तो अ कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर देन टू फॉर्म्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एज वेल एज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर?
देन इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं बेटा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आपके पास एक प्लेन होता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ ना, एक तो एक्स प्लेन होगा और एक वाई प्लेन होगा। तो अगर 2D प्लेन के अंदर अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड अगर 3D प्लेन के अंदर अरेंजमेंट चेंज हो रही है, जैसे एक तो ये वाला प्लेन हो गया, एक ये वाला प्लेन हो गया, कि बिल्कुल टिप पे जो आपके फेस की तरफ आ रहा है, तो इस टिप को हम क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? इस तरीके से। क्लियर है? तो अगर 3D प्लेन के अंदर रीअरेंजमेंट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और अगर 2D के अंदर चेंज हो रही है तो क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, एंड डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? 3D। क्लियर है? समझ आ गया बेटा? आफ्टर दैट we will describe the structural isomerism first, and after that we will see stereoisomerism. So in structural isomerism we can classify structural isomerism in total 6 parts. First part is chain isomerism, second one is positional isomerism, third one is functional isomerism, fourth one is metamerism, fifth one is tautomerism, and the last one is ring chain isomerism. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, I will write it down. Last one is ring chain isomerism. Clear है बेटा? These are the 6 basic classification of structural isomerism. After that the different types of stereoisomerism are. Stereoisomerism हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? Stereoisomerism होते हैं 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं सर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. Out of them, these two, optical and conformational isomerism, we will study in chapter number 13, that is hydrocarbons. And the isomerism, geometrical isomerism, we will study in this chapter, that is chapter 12, organic chemistry. Clear? Then the first part is chain isomerism. The first part is chain isomerism. तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, आपको उस लाइन को याद रखना है, बस उस लाइन को याद रखना है। एग्जाम्पल्स अपने आप क्या होंगे? आपको याद हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड द isomerism, that isomerism. For example, if I am talking about chain isomerism, then I will give you a line about the chain isomerism. You will do an example and you will remember the chain isomerism till the complete organic chemistry. Clear? Then तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म के अंदर सिंपल सी लाइन है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द चेन। कि कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। कहां पे होगा? चेन के अंदर। क्लियर है बेटा? सो द बेसिक डेफिनेशन इज द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो है ही, सभी में होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? कार्बन एटम, not atoms, different arrangement of carbon atoms within the chain, that is known as chain isomerism. We will take an example. ध्यान से देखिए बेटा, नहीं लिया था क्या? अभी ले रहे, चलो we will take an example. ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है? 5 कार्बन की चेन है। क्लियर है? तो मेन चेन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे सर मेन चेन कितनी होगी? 5 कार्बन की होगी। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा? पेंट आएगा। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा बेटा? एन आएगा। समझ आया नहीं आया? अब मान लो इस वाले कार्बन को उठा के मैं इस सेकंड वाले ग्रुप पे लगा दूं तो क्या बनेगा सर? कार्बन कार्बन, एंड सेकंड वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया है? एक और कार्बन आ गया है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्रुप होता है, इस तरीके से जो ग्रुप होता है। क्लियर है? या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक कार्बन है, उसकी दोनों वैलेंसीज किससे फिल्ड हो? कार्बन से, और तीसरी वैलेंसी क्या हो? फ्री हो। दैट इज नोन एज आइसो ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, एक कार्बन है, 2 वैलेंसीज कार्बन के साथ फिल्ड है, और तीसरी वैलेंसी क्या है? फ्री है। तो दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर तीसरी वैलेंसी भी तो कार्बन से फिल्ड है। जी नहीं, तीसरी वैलेंसी हमें क्या देखनी है? ऐसा खाली देखनी है। 2 वैलेंसीज किससे फिल्ड है? कार्बन से। तो ये हमारे पास अभी भी 5 कार्बन एटम है, क्या आएगा? पेंट आएगा। सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा।
लेकिन अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा प्रीफिक्स आ जाएगा, दैट इज नोन एज आइसो। तो दिस इज आइसोपेंटेन। क्लियर है? अगर मैं इस वाले कार्बन को उठा के भी इसके नीचे ले आऊं तो कार्बन, अगर एक ही कार्बन पे 3 कार्बन एटम ग्रुप है और एक वैलेंसी खाली है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नियो। तो दैट इज नोन एज नियो पेंटेन। तो आप सभी आप देख रहे होंगे कि मेन चेन जो है इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स की है? 5 की है, इसके अंदर 4 की, इसके अंदर 3 की। मेन चेन क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है, और कार्बन एटम का अरेंजमेंट विद इन द चेन क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो दैट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? After that, the second part is positional isomerism. So we will take an example of positional isomerism. After that, we will see its definition. Clear है? So positional का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, एंड यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 कार्बन एटम है, क्या आएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा? एन। और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ओल। इधर देखो बेटा 4 कार्बन है, क्या आएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा? एन। लेकिन अब की बार 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? ओल। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। तो 4 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3 2 3 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 एंड 1 10। ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1। यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 1 2 2। तो कार्बन कितने हैं सर? 4 है। हाइड्रोजन देखते हैं सर, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 एंड 1 4, 4 एंड 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। यहाँ पे तो 9 आ रहे हैं सर, यहाँ पे 10 थे, ऐसा कैसे हो गया बताओ? इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 आएंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 10। और ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट द पोजीशन इज चेंजिंग, therefore it will known as positional isomerism. I'll take an eye on definition. The compounds with same molecular formula but differ in position of substituent. ये जो भी सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, चाहे वो साइड चेन हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? आई विल ऑल्सो वांट टू टेक एन एग्जांपल। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कार्बन कार्बन एंड कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। क्लियर है? एंड इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। क्लियर है? सो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम्स है। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है या फिर डिफरेंट है? पहले तो ये बताइए। अलग अलग है सर, बिल्कुल अलग अलग है। नाउ अगर मैं यहाँ पे कार्बन को इंक्रीज कर दूं तो क्या अब ये सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, कार्बन है, कार्बन है, CH3 है। आफ्टर दैट सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन। आफ्टर दैट 3 कार्बन इन अ रो। तो ये हमारे पास क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल। सेम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज एन फर्स्ट एग्जांपल। आफ्टर दैट आई विल टेक एन सेकंड एग्जांपल। ध्यान से देखिएगा। लेट अस assume we have a carbon chain, that is CH3. क्लियर? एंड यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? OH। कार्बन चेन, यहाँ पे OH लगा हुआ है सर, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3। तो ये जो दोनों आइसोमेरिज्म है, these आर चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। पोजिशनल आइसोमेरिज्म होंगे या चेन आइसोमेरिज्म होंगे सर? कार्बन एटम का अरेंजमेंट चेंज नहीं है क्या? नहीं का कार्बन एटम का अरेंजमेंट चेंज नहीं है।
अब ध्यान से देखो बेटा, मिथाइल है, बिल्कुल सही बात, ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट आएगा, एन आएगा, OH क्या लगा हुआ है, ओल पे आएगा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, CH3। तो CH3 के लिए क्या आएगा, मिथाइल आएगा। लेकिन सर मिथाइल जो है वो कौन से कार्बन पे है, तो 1 2 3 थर्ड कार्बन के ऊपर है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4 कार्बन है, क्या आएगा, ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, OH के लिए ओल आएगा, 1 2 3, ऐसा ही है क्या, नहीं, 1 यहाँ पे है सर, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 4। क्लियर है। सो 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, मिथाइल लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, देयरफॉर इट विल शो पोजीशनल आइसोमेरिज्म, इट विल नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म तभी शो करता है जब हमारे पास आइसो ग्रुप्स या नियो ग्रुप्स की फॉर्मेशन हो रही हो। क्लियर है। Then we have the third category, that is known as functional isomerism. So in our previous classes we have very huge discussion about the functional group. फंक्शनल ग्रुप के बारे में काफी पढ़ा है हमने। तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं क्या है, फंक्शनल ग्रुप विच डिटरमाइंस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। सो if we have a combination in which same molecular formula but different functional group, then it will show the functional isomerism. The compounds with same molecular formula but differ in type of functional group and also in physical and chemical properties, that is known as functional isomerism. We will take an example. यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, कार्बन कार्बन एंड 4 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसी में अगर मैं थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहूँ, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, क्लियर है। यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है, अच्छा हाइड्रोजन बताओ यहाँ पे कितने आएंगे, 3 2 2 2 और एक यहाँ पे है, यहाँ पे कितने आएंगे, 3 2 2 और यहाँ पे कितने आएंगे, 3। क्लियर है। नाउ कितने कार्बन एटम्स है, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 and 2 5 and 2 7 and 2 9 and 1 10। यहाँ पे कितने हैं बेटा, 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 और 2 6, 3 और 2 6 होते हैं क्या, नहीं सर, 3 and 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। आफ्टर दैट ऑक्सीजन कितनी है सर, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1। वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दिस हैज OH ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। नाम भी लिख सकते हैं हम, 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूटेनॉल। क्लियर है। जबकि ये हमारे पास क्या है बेटा, ROR है। ये जो कार्बन है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मिथाइल, तो यहाँ पे R बन गया। ये 3 कार्बन है, किसकी तरह एक्ट करेंगे, प्रोपाइल, ये भी क्या है हमारे पास, R बन गया। तो दिस इज R1, दिस इज R2। तो ये हमारे पास क्या है, ईथर है। क्लियर है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये ईथर है, ये अल्कोहल है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। सो इफ वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट functional group along with different physical and chemical properties, that will show functional isomerism. Clear है। Then we have the fourth category, that is known as metamerism. क्या है बेटा, metamerism। तो metamerism की डायरेक्ट सी बात है, different number of carbon atom, different number of carbon atoms, कि जो कार्बन एटम जो है वो क्या होंगे सर, डिफरेंट होंगे। किसके अलोंग होंगे सर, कहाँ पे होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम अलोंग द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अलोंग डिफरेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में क्या करे, डिफर करे along the functional group, that is known as metamerism. Clear है। It is shown by functional groups like ether, ester, ketone। तो ये उन्हीं कंपाउंड्स में शो होता है जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा हो बेटा, मेन चेन के बीच में आ रहा हो। जैसे मैंने अभी अभी आपसे ईथर की बात करी, ईथर के अंदर क्या था हमारे पास, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या था, ऑक्सीजन था, जिसके अलोंग क्या आ रहे थे, कार्बन एटम्स आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ध्यान से देखो, 3 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना चाहूँ कि हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 कार्बन एटम है। यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 5 है। हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 2 5 2 7 2
9, 9 एंड 3 12, और एक क्या है बेटा ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने कार्बन है 5 है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे कितने आएंगे 3 2 5 2 7 एंड 2 9 एंड 3 12, और ऑक्सीजन कितनी है बेटा एक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अलोंग कितने कार्बन है 3 एंड 2, एंड यहाँ पे कितने है बेटा 4 एंड 1। तो फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम, देयरफॉर इट विल शो मेटामेरिज्म। क्लियर है। Then we have the fifth category, that is known as tautomerism, and that is important category. इसको हम किससे एक और नाम से जानते हैं बेटा, that is known as kit in all merism. Here the word root in stands for double bond, kit stands for ketone group, and all stands for OH group. So this is a type of rearrangement. ये क्या होता है बेटा, एक टाइप का rearrangement होता है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप जो है वो OH के अंदर क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। सो इन दिस साइमल्टेनियसली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर क्या होती है साइमल्टेनियस मूवमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड की, एंड हाइड्रोजन टेक प्लेस। मोस्ट कॉमन टोटोमेरिज्म इज किट इन ऑल मेरिज्म। तो ध्यान से देखो इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास क्या है कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, इसके ऊपर क्या होगी बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी, दोनों तरफ क्या होंगे अल्काइल ग्रुप्स होंगे। इसके पास क्या होंगे बेटा हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये ऑक्सीजन जो है बेटा इस हाइड्रोजन की तरफ क्या रखेगा अट्रैक्शन रखेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ होती है FON के साथ। तो अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनानी है तो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा, और कार्बन को भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या करनी पड़ेगी ब्रेक करनी पड़ेगी। इसने इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर ली, इसने इसके साथ बॉन्ड ब्रेक कर ली, कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ क्या आ गया बेटा OH आ गया। तो अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है खाली है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है बेटा कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर ली, तो इस कार्बन के पास भी क्या है इलेक्ट्रॉन खाली है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन है, तो इनके बीच में क्या बन जाएगी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा ओल आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है इन आ रहा है, और ओल और इन में कौन कन्वर्ट हुआ है कीटोन ग्रुप। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे किट, देयरफॉर इट इज नोन एज किट इन ऑल मेरिज्म, ऑल्सो नोन एज टोटोमेरिज्म। And the last one is ring chain isomerism. We will consider it in our next chapter, that is chapter number 13, hydrocarbons. So the three isomerisms we will consider in our next chapter. One is ring chain isomerism, that is a part of structural isomerism. The second one is optical isomerism, that is a part of stereoisomerism. And the last one is conformational isomerism, that is also a part of stereoisomerism. Clear? So we left with the last category, that is known as geometrical isomerism. तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब होता है जब हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स का, कौन से स्पेस के अंदर 3D स्पेस के अंदर। तो इन इट द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्लियर है। So the first category is geometrical isomerism. तो it arises due to restricted rotation around carbon carbon double bond. तो मैं आपको बता दूं बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन किसकी ओवरलैपिंग से बनती है SS बॉन्ड की ओवरलैपिंग से, तो इसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, और इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म बनते हैं दैट इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। फ्री बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से। एंड बात करूं अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ये किससे बनती है PP बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बनती है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। P बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है डबल डबल शेप होता है, तो इसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, जिसकी वजह से कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इट अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि कौन सी बॉन्ड होनी चाहिए डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एंड द सेकंड कैटेगरी इज, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके ऊपर 2 आइटम्स आएंगे, इसके पास भी 2 आइटम्स आएंगे। तो ये जो 2 आइटम्स आ रहे हैं पहले कार्बन के ऊपर, these atoms should be different, these atoms should be different, that is the part A of condition number 2. And if I am talking about the part B, then part B shows that these 2 different groups are also present on the second carbon atom.
कि ये जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यही दोनों डिफरेंट ग्रुप्स किस पे होने चाहिए, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर होने चाहिए। अब ये दो तरीके से आ सकते हैं, क्या तो मैं कार्बन कार्बन के ऊपर ए को सेम साइड रखूं। अब सर एक और तरीका है कि ए और बी है, तो ए के सामने क्या आ गया, बी आ गया, और बी के सामने ए आ गया। तो अगर दो ग्रुप्स सेम साइड पे आ रहे हैं, देन दिस इज नोन एज सिस कॉन्फ़िगरेशन। एंड अगर दो ग्रुप्स अपोजिट साइड में आ रहे हैं, देन इट इज नोन एज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? We will see in our next slide, that is ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा बेटा ब्यूट 2 इन का। तो ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? ब्यूट 2 इन का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन एटम होंगे, और दूसरे नंबर पे क्या आ रही होगी, डबल बॉन्ड आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या आ रही है, डबल बॉन्ड आ रही है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहूंगा, ताकि मैं इसकी क्या बना सकूं बेटा, सिस कन्फिग्रेशन और ट्रांस कन्फिग्रेशन बना सकूं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे एक तो क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी 2 और 1 वैलेंसी फ्री होगी। अब कितनी वैलेंसी बच गई, 1 वैलेंसी, वो किसके साथ फिल होगी, हाइड्रोजन के साथ। अब बाकी क्या बच गया, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और एक क्या लगा होगा बेटा, हाइड्रोजन एटम लगा होगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से कुछ ऐसा भी तो हो सकता है सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, यहाँ पे CH3 है, इसके सामने क्या आ रहा है, CH3 आ जाए, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाए बेटा, हाइड्रोजन आ जाए। क्लियर है? तो अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस कन्फिगरेशन, एंड अपोजिट साइड हो तो क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस कन्फिगरेशन। क्लियर है? आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और वही दोनों डिफरेंट ग्रुप्स दूसरे कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। नाउ आई वांट टू आस्क यू, देन if I have 5 carbon atoms and the double bond is along the second carbon atom, it will show geometrical isomerism or not? Answer it fast. It will not show geometrical isomerism. Okay, let us see. यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इस कार्बन के ऊपर एक तो क्या लगा हुआ है सर, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक क्या लगेगा बेटा, हाइड्रोजन एटम लगेगा। इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो कार्बन लगे हुए हैं, दैट इज C2H5, और एक क्या लगेगा बेटा, हाइड्रोजन लगेगा। तो दिस कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके सर, this carbon have double bond, okay sir, but these two different groups are not present on the second carbon atom, therefore it will not show geometrical isomerism. And अगर ये geometrical isomerism ही show नहीं कर रहा है, तो क्या ये cis और trans form में exist करेगा? नहीं सर, ये cis और trans form के अंदर भी exist नहीं करेगा। So before writing the cis and trans configuration, you have to decide that it will show geometrical isomerism or not. Clear? Okay sir, then we have the next slide, that is as far as stability is concerned. अगर मैं बात करूं stability की, तो more bulky is the group, जितने ज्यादा bulky group होंगे, more is the steric index, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, steric index होगी। steric index क्या होती है, कुछ नहीं होती, भीड़ भाड़ होती है। क्लियर है? तो जितना बल्कि ग्रुप होगा, जितना भारी भरकम ग्रुप होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, भीड़ भाड़ होगी। स्टेरिक इंडेक्स विच क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन, स्टेरिक इंडेक्स क्या क्रिएट करेगी बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, किसके अंदर, रोटेशन के अंदर। देयरफॉर लेस इज द स्टेबिलिटी, और उतनी कम क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। तो मोर द बल्की ग्रुप, लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर बात करूं ब्यूट टू इन की, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आफ्टर दैट पेन टू इन, बिकॉज इट हैज बल्की ग्रुप, एंड आफ्टर दैट हेक्स थ्री इन, हेक्स थ्री इन की क्या होगी बेटा, और भी ज्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज इट हैज मोर बल्की ग्रुप देन पेन टू इन। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी आ रही है, हेक्स 3 की आ रही है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।